हेलो फ्रेंड्स, DPSB दलपम में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुभव कुमार सिंह फिर आज एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, ये वीडियो है प्राचीन भारत का इतिहास। इसका टॉपिक है शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से इसमें हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी TGT, PGT या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बावजूद अगर ये GS के तौर पर बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं सर ये वीडियो। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में जानकारी सी देखेंगे। तो शुंग वंश और कण्व वंश जिसकी जो शासनकाल रहा है 184 BC से 30 BC, तो इसमें जो शुंग वंश का शासनकाल रहा है 184 से 75 BC तक। 75 BC तक किसने? शुंग वंश के शासकों ने शासन किया। और कण्व वंश के 75 BC से लेकर और 30 BC तक किसने शासन किया? कण्व वंश के राजवंशों ने शासकों ने शासन किया। तो दोस्तों, क्या होता है BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से के जन्म से पहले। क्राइस्ट मीन्स होता है ईसा मसीह और बिफोर मीन्स पहले। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 शताब्दी 1 ईस्वी को होता है। 1 ईस्वी को उनका जन्म तिथि मानी गई है। तो उनसे पहले की तिथि है कब? कितने साल पहले की बात है? 184 साल पहले की बात है। 1 ईस्वी से 184 साल पहले की बात है। तो इसीलिए इसको हम जो ईसा मसीह से पहले घटना को हम BC के लिए जानते हैं, BC के नाम से। तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो अब जो पुष्यमित्र शुंग, तो ये क्या था? जो हमारा मौर्य वंश था, जो मगध में शासन किया, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वैदरथ। तो वैदरथ का कौन था? पुष्यमित्र सिंह क्या था? सेनापति मंत्री था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अंतिम जो शासक, मौर्य शासक जो था वैदरथ की क्या कर दी? हत्या करके क्या किया इसने? 184 BC में मगध राज्य में शुंग राजवंश की स्थापना की। तो अब किसने की थी? इसके सेनापति ने इसकी हत्या कर दी, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग, और जिसने शुंग राजवंश की स्थापना की। तो इस तरह से ये राजा बना। और पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। इसका जो उल्लेख किन किन पुस्तकों में मिलता है, किन नाटकों में मिलता है, किन स्तूपों में मिलता है, तो इसकी हम जानकारी आगे कर रहे हैं। तो जो शुंग वंश के जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्षचरित, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, और ये पुष्यमित्र को अनार बोला गया है। तो हरिश्चंद्र में पुष्यमित्र को अनार कहा गया है। वहीं पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र के राज दरबारी थे। तो जो पतंजलि का किस समय थे? पुष्यमित्र शुंग के समय थे, यानी उनके राज दरबारी थे। और जो थेरावली की पुस्तक है, इसके जो राइटर्स है, रचयिता, ये मेरतुंग द्वारा लिखी गई है, रचित है, और जिसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो जो शुंग वंश की जानकारी का एक स्रोत हो गया हरिश्चरित हो जाता है, थेरावली हो जाता है जिसके लेखक मेरतुंग हैं, और दूसरा हो जाता है अयोध्या लेख। तो जो अयोध्या लेख है, किसका लेख है? अयोध्या के जो राजपाल थे धनदेव, ये उन्हीं का लेख है। धनदेव का ही अयोध्या लेख है। तो ये कहाँ के राजपाल थे? अयोध्या के थे। और जो बेसनगर का लेख जो कहाँ का है? बेसनगर का लेख हेलियोडोरस का है। किसका? हेलियोडोरस का है। दोनों में शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो आप देखिए, अयोध्या लेख से मिलती है और बेसनगर से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो पुस्तक हरिश्चरित से हो गई, थेरावली से हो गई, अयोध्या लेख और बेसनगर से भी जानकारी मिलती है। वहीं इसको जो पुराण है, हमारे 18 जो पुराणों की बात की है, तो पुराणों में पुष्यमित्र को शुंग के नाम से जाना गया। किस नाम से कहा गया? पुराण उसको शुंग कहते हैं। और हरवंश एक ग्रंथ है और इसमें पुष्यमित्र को औदभिज्य कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औदभिज्य
तो जिसका अर्थ क्या होता है, अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला इसको गया है। और इसका जो औद्भिज कहाँ गया, हरवंश नामक पुस्तक में लिखा गया है। पुराण, हरिश्चरित और मालकाभिगन मित्र, ये इन तीनों में क्या होता, पुष्यमित्र को सेनानी की उपाधि दी गई। क्या, सेनानी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुष्यमित्र को सेनानी किस में बोला गया, तो पुराण में, हरिश्चरित और मालकाभिगन मित्र में। तो जो हरिश्चरित के जो रचयिता हैं बाणभट्ट हैं, मालकाभिगन मित्र के कौन है, ये कालिदास है। तो मालकाभिगन में जो किसका, अगनिमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अगनिमित्र और मालविका, ये इनकी प्रेम कहानी है। इस किताब में किसके बारे में दिया गया है, अगनिमित्र और मालविका। ये मालदेश की राजकुमारी थी, अगनिमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। इन दोनों की इस प्रेम कहानी के बारे में इसमें वर्णन किया, किसने किया, कालिदास ने किया है। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी क्या थी, विदिशा थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। और वैसे अब उसी के साम्राज्य में एक विदर्भ था। विदर्भ का जो राज्यपाल था कौन था, यज्ञसेन, जो कि स्वतंत्र शासक था। यज्ञसेन विदर्भ का, यज्ञसेन वैदरथ के सचिव का साला था। जो यज्ञसेन विदर्भ का शासक था और ये वैदरथ जो था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, उसी के सचिव का ये कौन था, साला था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने वैदरथ की हत्या करके जेल में डाल दिया था। जब पुष्यमित्र शुंग ने वैदरथ की हत्या की थी, उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने सचिव को क्या किया था, जेल में डाल दिया गया था। माधवसेन जो था वो यज्ञसेन का चचेरा भाई था। तो विदर्भ में यज्ञसेन जो शासक था उसी का चचेरा भाई माधवसेन था, और जो पुष्यमित्र के पुत्र अगनिमित्र का मित्र भी था। तो जो माधवसेन और अगनिमित्र की क्या थी, एक दूसरे से दोस्ती थी, मित्र थे। और अगनिमित्र किसका पुत्र था, पुष्यमित्र शुंग का था। माधवसेन को यज्ञसेन ने बंदी बना लिया। तो जो माधवसेन जो था वो यज्ञसेन का चचेरा भाई था, जिसे यज्ञसेन ने बंदी बना लिया, जिससे नाराज होकर अगनिमित्र ने वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो जब माधवसेन को यज्ञसेन ने बंदी बनाया तो अगनिमित्र को ये अच्छा नहीं लगा। दोस्तों उसने क्या किया, अपने सेनापति वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें यज्ञसेन पराजित हो जाता है और विदर्भ दो भागों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों तो जो बरदा नदी है, बरदा नदी विदर्भ के बीचों बीच से गुजरती है, इससे बीचों बीच से गुजरती है। तो जो विदर्भ के दो भाग हो जाते हैं, एक भाग माधवसेन को दे दिया जाता है, दूसरे को यज्ञसेन राज करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालकाभिगन मित्र में एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या है, अवन आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया था। किसने, यवनों ने। और यवनों ने साकेत, माध्यमिका को चित्तौड़ कहा जाता है, चित्तौड़ को माध्यमिका कहते थे, पांचाल और मथुरा को रौंद डाला। तो जो यवन आक्रमणकारी थे, जो पश्चिमोत्तर भारत से आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो कहाँ तक आ गए थे, मथुरा तक इन्होंने भारत को जीत लिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि डेमेट्रियस के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया था, और कुछ लोग मेनांडर के नेतृत्व में कहते हैं कि जो यवनों ने आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था, मेनांडर या डेमेट्रियस को यवनों का नेता माना जाता है। किसी भी संहिता में ये उल्लेख नहीं है कि यवनों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो पुष्यमित्र ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, 2 किए थे। घोड़ा पकड़े जाने पर पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया। तो जो घोड़ा, जैसे कि दोस्तों जब अश्वमेध कोई राजा यज्ञ करता है तो उसे घोड़ा छोड़ना होता था, और वो घोड़ा अगर कोई राजा उसको पकड़ लेता था तो जो अश्वमेध यज्ञ करता था राजा, तो वो उस राजा के साथ युद्ध करता था। तो इस तरह से किसने, यवनों ने उसके घोड़े को पकड़ लिया था, जो कि वसुमित्र उनको पराजित कर देता है। वसुमित्र की जो माता थी उसका नाम धारणी था। वसुमित्र की
धारणी अग्निमित्र विदिशा का और धनदेव कौशल का राज्यपाल था। जो अग्निमित्र जो किसका, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था, वो कहाँ का राज्यपाल था, विदिशा। और धनदेव जो था वो कहाँ का था, कौशल। और जो धनदेव कहाँ, अयोध्या कहाँ किसका, धनदेव का ही है, जो आप आगे पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावादन में पुष्यमित्र को बौद्धों का संहारक कहा गया, विनाशक कहा गया है। क्योंकि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने बहुत से बौद्ध विहारों को, स्तूपों को और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया था। तो इसीलिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादन में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक कहा गया है। वहीं क्षेमेंद्र जी की कृत है जो अवदान कालपलता में पुष्यमित्र को बौद्धों का संहारक कहा गया। तो इसमें भी बौद्धों को क्या संहारक बताया गया, किसे, पुष्यमित्र शुंग को। तो दोस्तों देखो एक नज़र डालते हैं इस पर हम। जो साम्राज्य था पुष्यमित्र शुंग का, साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मगध राज है इस पर शासन था पुष्यमित्र शुंग का। और जो अभी धनदेव कहाँ का राज्यपाल था, कौशल का था। और विदिशा का कौन था, अग्निमित्र यहाँ का राज्यपाल था। और जो विदर्भ जो था, विदर्भ देखिए यहाँ तक। और जो यवनों ने आक्रमण किया दोस्तों, तो पश्चिमोत्तर जो भारत से, कहाँ से, पश्चिमोत्तर भारत से इन्होंने आक्रमण किया था। और ये कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक, मथुरा तक, यहाँ तक आ गए थे। ये जो भाग देख रहे हैं ये सभी यवनों ने जीत लिया था, यहाँ तक आ गए थे। और इन्होंने 2 बार आक्रमण किया, यवनों ने 2 बार आक्रमण किया था। और जो इनको यवनों की जो राजधानी थी कौन सी थी, साकल, देख सकते हैं यहाँ पे जो साकल दिया गया, ये इनकी राजधानी थी ये। और जो विदर्भ जो था, विदर्भ का जो राजा यज्ञसेन शासन कर रहा था, ये विदर्भ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप विदर्भ, जिसे आधुनिक बरार कहा जाता है आज के टाइम में। और यहाँ पे देखिए बरदा नदी है जो इसको 2 भागों में बांटती है। बरदा नदी विदर्भ को 2 भागों में बांटती है। आगे देखते हैं सर। अग्निमित्र ने 8 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ शासक बना। तो दोस्तों कहीं कहीं पे सुज्येष्ठ आता है तो कहीं कहीं पे वसुज्येष्ठ आता है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। किसके, अग्निमित्र के बाद कौन शासक बना, सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ। और चौथा जो शासक होता है वसुमित्र बनता है। और वसुमित्र की क्या है, मूजदेव या मित्रदेव की नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी। तो वसुमित्र की कौन हत्या कर देता है, मूजदेव या मित्रदेव नामक हत्या व्यक्ति कर देता है। इसके बाद आंध्रिक, पुलिंद्रिक और घोष और ब्रजमित्र ने क्रमशः शासन किया। तो दोस्तों ये जो शासक हुए कोई बहुत सा अच्छा कार्य नहीं कर सके, अयोग्य शासक थे। और इन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय तक शासन किया। इसके बाद जो 9वां शासक होता है भागवत, 9वां शासक जो होता है कौन होता है, भागवत होता है। और इसी के शासनकाल में क्या है, इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश, यानी कहाँ के राजा, तक्षशिला का जो अवन नरेश जो था, एटियाल कीट्स कहाँ का राजा था, तक्षशिला का। और का राजदूत जो हेलियोडोरस जो है, इसका जो स्तंभ लेख कौन सा है, बेसनगर का स्तंभ लेख है। हेलियोडोरस राज दरबार में आया, किसके आया, पुष्यमित्र शुंग के। और हेलियोडोरस ने ही बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अंतिम जो शासक था कौन था, देवभूत था। तो जो दोस्तों जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या करके वसुदेव से किसने, वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक कौन होता है, देवभूत होता है। और देवभूत की दोस्तों किसने हत्या कर देता है, वसुदेव। तो दोस्तों जिस तरह से मौर्य वंश के अंतिम शासक वैदरथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की थी, शुंग वंश, उसी तरह उसके भी राजवंश का अंत हत्या के द्वारा ही होता है। और वो किसके द्वारा हो जाता है, वसुदेव के द्वारा। और अंतिम जो शासक होता है कौन, देवभूत होता है। और उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसको हम बोलते हैं कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना शुंग वंश के जस्ट बाद हो जाती है। और जो कण्व वंश का जो स्थापना शासनकाल है वो 75 BC से लेकर 30 BC तक इन लोगों ने शासन किया। तो
तो जो कौरव वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने की थी। और वसुदेव ने दोस्तों 9 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने क्रमशः 14, 12 और 10 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों सबसे कम अगर शासन किसने किया था तो वो वसुदेव ने ही किया। और सबसे अधिक अगर कौरव वंश की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो शासन किया भूमिमित्र ने, कितने? 14 वर्ष किया। वहीं नारायण ने 12 वर्ष किया और सुशर्मा ने 10 वर्ष शासन किया। अंतिम जो शासक कौन था? सुशर्मा ही था। जो कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। तो कुल जो शासक हुए तो 4 हुए। जो शासक होते हैं कौरव वंश में 4 होते हैं, तो भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा और वसुदेव। तो सुशर्मा की कौन हत्या कर देता है? सिमुक नामक व्यक्ति कौन कर देता है? सिमुक कब करता है? 30 BC में इसकी हत्या कर देता है। तो कौरव वंश ने जो शासन किया 75 BC से लेकर 30 BC तक शासन किया है। और सिमुक ने क्या किया? सातवाहन राजवंश की स्थापना की। तो जो सिमुक ने कौन से राजवंश की स्थापना की? सातवाहन राजवंश की स्थापना की। शुंग काल को वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहा गया है। तो जो शुंग काल है इसको वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहा गया, क्योंकि उसने उसमें शुंग ने काफ़ी बौद्ध जो धर्म था उसके बौद्ध विहारों को, मठों को और स्तूपों को नष्ट किया था, बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया था। तो उसमें जो था ब्राह्मण धर्म काफ़ी फूला और काफ़ी इसका विस्तार होता है ब्राह्मण, इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा गया है। मनुस्मृति जो है महाभाष्य है, ये शुंग शासन काल के समय की ही रचना है मनुस्मृति। और उच्च वर्ग का जो पुरुष जो होता है, जो शुंग काल का जो कैसी व्यवस्था थी, उच्च वर्ग का जो पुरुष था निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता था। और इस तरह से अगर कोई विवाह करता था, जो उच्च वर्ग का विवाह होता है वर्ग का होता है जैसे ब्राह्मण से होता है, और किसी निम्न वर्ग के किसी कन्या से शादी कर लेता था तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और इस तरह से अनुलोम विवाह हुआ करते थे शुंग समय में। और वहीं प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह दोस्तों क्या होता है? इसका उल्टा होता है अनुलोम का। अगर कोई निम्न वर्ग का पुरुष अगर उच्च वर्ग की कन्या से अगर शादी करता है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और जो शुंग काल में दोस्तों व्यवसायियों की जो संख्या बताई गई है 18 श्रेणियाँ थी। और जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उस स्वर्ण मुद्रा के क्या नाम थे? इसको निष्क बोला जाता था, दिनार बोला जाता था, सुवर्ण और सुवर्ण मासिक के नाम से जाना जाता। तो जो स्वर्ण मुद्रा थी वो 4 थी, कौन कौन? निष्क, दिनार, सुवर्ण और सुवर्ण मासिक। वहीं तांबे के सिक्के को क्या बोलता था? करसापण। तांबे के सिक्कों को करसापण कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। वहीं चांदी के जो सिक्के को किस नाम से जानते हैं? पुराण। तो चांदी का जो सिक्का होता था उसको पुराण कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको इसको धारण भी देखने को मिलता है, तो धारण या पुराण कहा जाता है। किसे? चांदी के सिक्के को। भरूच स्तूप, जो भरूच स्तूप है इसकी खोज 1873 में किसने की? कनिंघम महोदय ने की थी। और ये शुंग वंश के समय का है। तो जो भरूच स्तूप है कब का है? शुंग वंश के समय का है। और इसकी खोज 1873 में किसने की थी? कनिंघम महोदय ने। पूर्णतः नष्ट हो चुका है। तो जो भरूच स्तूप है जो अब नष्ट हो चुका है, इसके जो अवशेष हैं दोस्तों कलकत्ता और प्रयाग में के संग्रहालय में सुरक्षित है। सांची का जो स्तूप है शुंग काल के समय का है। इस सांची का जो स्तूप है शुंग काल के समय का पुनर्निर्माण कराया गया था। शुंग काल सांची का स्तूप है, इसकी जो स्थापना की सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था इसे। और जो उस समय क्या था, इसकी जो वेदिका थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो उसके शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। तो सांची के तो इसकी जो वेदिका थी वो लकड़ी की जगह क्या कर दी गई? पत्थर की बना दी गई। तो ये वेदिका क्या होता है दोस्तों? जैसे ये एक मंदिर है, ये मंदिर होता है, ये गेट होता है। अब मंदिर के जब पूजा करने के बाद हम लोग किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ जो रास्ता होता है, तो उसी रास्ते के ये यहाँ पे एक रेलिंग लगा देते हैं चारों तरफ से। और बीच में ये दीवार है मंदिर की और बीच में ये रास्ता है परिक्रमा करने के लिए। तो इसी रेलिंग को हम किस नाम से जानते हैं? वेदिका। और जो उस समय अशोक ने जो बनवाई थी ये किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। तो इसको शुंग काल में किसकी बना दिया गया था?
पत्थर की बना दी गई थी। तो दोस्तों अब समझ गए कि सांची का जो स्तूप है उसका पुनर्निर्माण भी शुंग काल में हुआ और उसकी जगह वेदिका जो बनाई गई थी। बेसनगर यानी गरुड़ स्तंभ की खोज भी कब की गई थी? 1877 में। किसने की थी? कनिंघम महोदय ने ही की थी। कनिंघम महोदय ने 1877 में बेसनगर गरुड़ स्तंभ की मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग। दोस्तों आपने मूर्तिकार को मूर्ति बनाते देखा होगा कि वो एक सांचा लेता है, सांचे में ही मिट्टी डाल देता है और उस मिट्टी को ही वो मूर्ति का आकार दे देते हैं। तो ये सांचे का जो प्रयोग सर्वप्रथम कब से शुरू होता है? शुंग काल से ही होता है। तो शुंग काल से ही सांचे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। बोध गया के पास, कब, कहाँ पे? बोध गया के पास मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिका का निर्माण भी शुंग काल में होता है। तो दोस्तों जो बोध गया है के पास में ही मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिका का निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, और जो भी लोग आपके सहपाठी हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने से कुछ नहीं जाता है दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें एक कोई ऐसा प्रश्न हो जो छूट गया हो, आपको लगता हो कि इसमें हमने कोई प्रश्न छोड़ दिया है जो इसमें मेंशन नहीं किया है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों जितना भी इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता था हमने क्वेश्चन बनाए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने इसमें छोड़ा हो। जहाँ तक कोशिश रही है कि इसमें एक भी क्वेश्चन छूट न जाए जो किसी भी एग्ज़ाम में आए। आप इस वीडियो से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो में टोटल जो कल्लभ और जो शुंग वंश का जो कंटेंट हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक, वो सारा हमने निचोड़ इसमें निकाला है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इसमें छूट नहीं सकता है, इतना मैं कह रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आधार बना कर अपनी तैयारी कीजिए और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो इसको एक दो बार दोस्तों खूब देखिएगा। जो उसमें कुछ हमने पुस्तकें दी गई हैं, कुछ इसमें नाटक, कुछ स्तंभ के बारे में बताया गया है। तो ये एक दो बार वीडियो देखने पे आपको कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।